अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। जी हाँ बिल्कुल। और आज हम सबसे पहले स्ट्रेट अवे स्टार्ट ही कर लेते हैं मुल्की सियासत से, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के हम दौरे पर उसी वजह से हम लेट हैं और भी इसी वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत भी हुई है और इसके बाद में जिस तरह से एलामिया सामने आएगा मज़ीद डिस्कशन भी होगी। और इसी सारी सूरत हाल पर साथ ही साथ कुछ हम देख रहे हैं कि नूरा कुश्ती भी मेरे सामने नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी। और फिर कुछ ऐसी बातें भी हैं कि शायद पीटीआई वाले नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या कुछ हकायक इन सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इफ्तिखार शराजी साहब। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो स्टेट अवे हम यही से स्टार्ट करेंगे। ये जो दौरा है अभी हम देख भी रहे थे, पूरा 1 घंटा हमने देखा। कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, अब दुनिया में एंगेजमेंट्स तो हो रही हैं पाकिस्तान की, अमेरिका से लेके दीगर ममालिक। आपने देखा कि पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ बड़ा एक लैंडमार्क हमारा एक दिफाई मुआहदा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अब वो चीज़ें आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल हैं, कितनी देर पाएँ, इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि तब्दीली तो ज़रूर आई है कि दुनिया अब एंगेज कर रही है। यकीनी तौर पे ये मुलाकातें भी UNGA के मौके पे जो साइडलाइन पे मुलाकातें होती हैं, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद फिर इस तरह की दावतें मिलती हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत बेहतर है, लेकिन अगेन जो मेरा ख़दशा है कि माजी में भी कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हमें एंगेज तो किया गया, लेकिन वो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं रही, वो आगे बढ़ नहीं पाई। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा शराइफ साहब, इंगेजमेंट्स हैं हमारी चाइना के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, दूसरी दुनिया के साथ भी हैं। आपने खुद एक बहुत बड़े मुआहदे की बात की जो हमने सऊदीया के साथ किया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे ये लगता है कि जो आपका लोकल इन्वेस्टर है उसका एतमाद अभी भी आप बहाल नहीं कर सके। मार्केट में उसी तरह की सिचुएशन है जो इससे पहले भी थी। जी बिल्कुल, ये तो आप दुरुस्त कर रहे हैं। एक तो देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर जो इनपुट कॉस्ट है अभी भी इस खित्ते के ममालिक, दुनिया, चीन जैसा मुल्क उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है उसको एक तो ये है कि उसको चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए कि अगर उसने अपने कारखाने चलाने हैं तो सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ती तवानाई मिलेगी तो वो कहीं अभी कर पाएगा। उसके दौरान आपने देखा है कि बजट में भी उनका मुतालबा ये था कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है उसके ऊपर ड्यूटीज़ को तकरीबन ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि हम दुनिया में बाकी ममालिक के साथ मुकाबला कर सकें। बट हम शूबे किस्मत के IMF प्रोग्राम के नीचे हैं, तो हम सारे फैसले इस तरह के नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में हमारी मकामी इंडस्ट्री को जो है वो कुछ फ़ायदा हो और उसके नतीजे में हम दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएँ। तो आपने ठीक कहा। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। वो एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बिलखसूस मिनरल से मुतालिक, ऑयल एंड गैस के मुतालिक, वो खैर पख्तूनख्वा हो जो बलूचिस्तान, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। फिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी बड़े रोड़े अटकाती है। अगर ऐसे FC के थ्रू एक कोशिश की गई है चीज़ों को आसान करने की, लेकिन उसके भी असरात हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहे। तो आप ठीक कह रहे हैं, मकामी तौर पे अपने ताजरों को आप कुछ बेहतर सहूलियात उनको मराहत देंगे तो फिर उसके बाद बैरूनी सरमायाकारी भी इस मुल्क के अंदर आएगी। अभी तो 5G का जो मामला है आप देखें वो अटका हुआ है। कोई मालूम नहीं कि क्यों आप NOC जारी नहीं कर रहे। दुनिया कहाँ पहुंच गई है। जब तक इंटरनेट फास्ट नहीं होगा इस मुल्क के अंदर कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस या कुछ और हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बड़े सवालात है। आपने ठीक कहा है कि उन्हें पहले आप एड्रेस करें, उसके बाद आप दुनिया से कहें कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आए। सही। शराजी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी, हल्का सा जिक्र किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि इनके माबैन तक जुमलों का तबादला तो होता है, लेकिन बाद में वही होता है कि वफूद आपस में बैठते हैं और फिर मामला फाम तफहीम के साथ हल करने के हवाले से कहा जाता है। लेकिन अभी तो मरियम नवाज ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो मुआफ़ी भी नहीं मांगेगी। कल मैं देख रही थी मुर्तज़ा वहाब ने भी पंजाब गवर्नमेंट पर काफ़ी कड़ी तनकीद की है। फिर शर्जील इनाम मेमन साहब भी कह रहे थे कि हमने तो सैलाब मुतासरीन के हवाले से हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन ये लोग सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कोई मुहिम चला रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो कोई जेलसी फैक्टर की भी बात कर रहे थे। ऐसा ही आपको लगता है? देखिए, अब पीपल्स पार्टी की जो सफ़ों में इस्तराब है ना, उसकी जो मुझे एक बुनियादी वजह नज़र आती है
उनका ख्याल ये था कि अगरचे वो इस बादल नाख्वास्ता इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनको मालूम था कि फॉर्म 45 47 को लेके गैर मकबूल हुकूमत है, ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। अगरचे उनको शुरू में ऑफर दी गई थी कि आधे अरसे के लिए शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आधे अरसे के लिए आप बन जाइए, लेकिन उन्होंने आईनी ओहदे लेना मुनासिब समझा और ख्याल ये था कि ये कंपनी चलेगी नहीं। लेकिन जैसे भी ये धक्के से कंपनी चल तो पड़ी है ना, अब जब चल पड़ी है तो लगता है कि 5 साल भी पूरे करेगी। पूरे हो जाएंगे। अब एक इस्तराब तो है ना उस जमात के अंदर कि वो क्या करे। अब उनको लगता है कि वो लेकिन बी टीम शराई साहब बन थोड़ा गए सा हैं। ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जिस तरह आपने कहा कि कंपनी तो चल पड़ी है, लेकिन ये भी उनको बहुत ज्यादा इस्तराब है कि जिस तरह का वन पेजर है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के दरमियान, तो शायद कोई अगली बारी भी ना हो जावे शहबाज शरीफ की। ये भी तो बहुत बड़ा मसला बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि आप उनको यकीनी तौर पे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। उनको ये ख्वाब आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंध के अंदर भी कोई और आ जाएगा और वहां पे जो उनके पास एक छोटी सी दुकान है वो भी उनसे छिन जाएगी। मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है जिनकी वजह से आप वो गोया कि इतना बड़ा इशू नहीं है, आपने बात कर दी है, उन्होंने माननी है नहीं माननी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लेके आप बात को बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जब भी हम इस मामले को डिस्कस करते हैं यही होता है कि क्या बिलावल भुट्टो के पास ये इख्तियार है कि उस इत्तेहाद से अपनी मर्जी से निकल जाए, या उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, कुछ वादे किए हुए हैं जिनके वो पाबंद हैं, तो हल्की फुल्की तरकीब वो जरूर करेंगे, लेकिन इस इत्तेहाद से बाहर निकलना उनके इख्तियार में नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि उनको कहा गया है कि थोड़ी बहुत तनकीद आप जरूर कर लिया करें, लेकिन इससे बाहर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको इजाजत नहीं है। तो देखिए मेरे ख्याल में ये तनकीद हो रही है। पिछले दिनों भी हमने पीपल्स पार्टी के ज़ुमा से पूछा कि अगर आप इतने ही नाला है, आप ये कहते हैं कि जब बजट बनते हैं आपसे नहीं पूछा जाता, जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं आपको घास नहीं डाली जाती, जब तरक्याती प्रोग्राम वफाक के होते हैं, सिंध के प्रोग्रामों के लिए पैसे नहीं रखे जाते, आप उसमें भी रोते हैं। तो फिर क्या मजबूरी है भाई, निकल जाए इस इत्तेहाद से, छोड़े इसको और हुकूमत को गिरा दें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, तो हम तो बड़े पॉजिटिव वे में बातें करते हैं। वो भाई मेरे, वहां से तो आपको कहा जा रहा है कि उंगलियां तोड़ देंगे, उधर से तो आप कहा जाता है कि आपसे तो कराची नहीं संभाला जा रहा और आप हमें नसीहत करते हैं। वहां से तो आपको ये कहा जाता है कि आप हमें दुनिया में कह रहे हैं कि आपको स्टोल उठा के भीख मांगे, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, आप हमें भीख मांगने की बिल्कुल। कायल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल में इतनी तज़हीक आमेज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगता ही है कि पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करती सही। रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो बातें आपने की है ज़ाहिर है इसमें अब बहुत सारे सवालात भी जनाब भी बात हो सकती थी, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक लेंगे न्यूज़ ब्रेक और फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे सर्दियों की आमद। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे इस्लामाबाद में तो सर्दी आ चुकी है, क्योंकि सुबह से यहाँ पे जिस रफ्तार के साथ बारिश लगी हुई, तो ये सर्दियों की आने का एक पेश खेमा है। सर्दियों की आमद के साथ ही ना सिर्फ मौसम बदलता है बल्कि हमारे जो जिस्म की ज़रूरियात हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। ठंडी हवा और कम होते दिन हमें ज़्यादा तवानाई और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा क़ुव्वत मदाफ़त की ज़रूरत दिलाते हैं। और यही वजह है कि सर्दियों में खुराक महज खाने का जायका नहीं होता बल्कि ये सेहत की डाल भी बन जाता है। खुश मेवाजात हों या फिर गर्म सूप हो, शहद हो, अदरक, सब्जियां और विटामिन सी से भरपूर फल, ये सब वो ग़िज़ाएँ हैं जो ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देती हैं बल्कि बीमारियों से बचाव में भी अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि इस बदलते मौसम में कौन सी ग़िज़ाएँ हमारी रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा होनी चाहिए ताकि हम सर्दियों को सेहतमंद और पुरजोश तरीके से गुजार सकें। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनाहिल हारून साहिबा। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मिनाहिल फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से इब्तिदा में बात हसनैन ने की है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ये अब रोज़मर्रा डेली बेसिस की बीमारियाँ हैं, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगी? सबसे पहले हम शुरू यहीं से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वार्मिंग फूड्स हैं जैसे डेट्स हो गए, आलमंड्स हैं, कैश्यू है, सिनेमन है, जैगरी है, इसका इस्तेमाल तो आपने मस्ट करना है ताकि बॉडी को वार्मथ मिले। इससे फीलिंग ऑफ कंफर्ट भी आएगा और आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ हमने शिफ्ट कर जाना है
रूट वेजिटेबल्स की तरफ, जिसमें हमारे पास बीटरूट है, टर्निप है, रेडिश है। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ बीटा कैरोटीन और विटामिन सी वाली वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, उनका इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही साथ सूप्स हो गई, दालें हो गई। तो इन सारी चीजों का जब हम मिक्सचर या चीजें लेंगे तो हमें वार्मथ फील होगी, और ये सारी हमने ऐड करनी है अब। ठीक हो गया। अच्छा मिनाइल, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर्दियों में जिस तरह आपने अभी मशवरा दिया है खुश्क मेवाजात का, तो खुश्क मेवाजात एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतने महंगे हैं। स्पेशली अगर एक लेबर की बात की जाए, इस तरह के तबके की बात की जाए, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी कुछ है, या कुछ ऐसे मेवाजात हैं कि वो अफोर्ड अभी भी कर सकता है? देखें, अगर आप सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर लें गुड़ के साथ, तो वो एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो उसमें बस आपको दो चीजें लेनी है, गुड़ और सेसमी सीड। अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर। बादाम आपने ग्राइंड कर लेने हैं, रोज 1 टेबलस्पून बादामों का पाउडर आपने 1 ग्लास दूध में मिला के पीना है। तो इन दो चीजों को करके आप अपने कैल्शियम और सप्लीमेंट्स को भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तिल के लड्डू, या फिर तिल को आपने दलिये में इस्तेमाल कर लेना है या आटे में गूंद लेना है, तो आपको उन्हीं चीजों का फायदा हो जाएगा। सही। और मनाहिल, इसके साथ जो हम घरेलू टोटकों की बात करें तो हमें अक्सर यही कहा जाता है कि आप अदरक वाली चाय पी लें, अदरक वाला कहवा पी लें, फिर इसके साथ जो शहद है, दी है, ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर लें। तो क्या ये चीज़ें भी आप सजेस्ट करती हैं, कितनी मिकदार में लेना चाहिए एक दिन में ये कहवा? जी, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी। जब भी बात आती है सर्दियों की तो हम मूव कर जाते हैं हर्बल टीज की तरफ। तो जहां तक बात है कॉफी और चाय की, तो वो आप 2 कप ले सकते हैं। जहां तक बात है हर्बल टीज की, तो वो दिन में आप 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप सिनेमन कावा बनाएं, अदरक का बनाएं, या आप क्लोव्स का इस्तेमाल करें, तो ये सारे कावे आप ले सकते हैं। जहां तक बात है कि अगर आपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना है या थोड़ा वेट लॉस चाह रहे हैं, तो आप देसी घी 1 टेबलस्पून कॉफी में, ब्लैक कॉफी जो हमारे पास बुलेट कॉफी के नाम से आती है, तो वो इस्तेमाल करें। उससे कॉन्स्टिपेशन और आपको वार्मिंग इफेक्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ सादा ब्लैक कॉफी भी इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है। और हर्बल टीज में जो बेस्ट है वो है कावा, जिसमें आपका डलेगा हल्दी, अदरक और सिनेमन। इन सारी चीजों को आपने कावे की फॉर्म में बनाना है। जहां तक सिनेमन का सवाल है तो वो आपने पिंच ऑफ सिनेमन का इस्तेमाल करना है। हल्दी है तो वो भी पिंच, मतलब थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज इस्तेमाल करनी है, ज्यादा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की बात करते हैं, यहाँ पे तो उस तरह की सर्दी की शिद्दत नहीं होती, लेकिन हम अगर नॉर्दर्न की बात करें तो वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो वहाँ के लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रिकॉशंस है जो उनको यूज़ करने चाहिए सर्दी से बचने के लिए? देखिए, पहली चीज ये है कि दही जो है वो आपने कभी भी, कोई भी फूड आइटम, दही हो गया, कोई भी फूड आइटम डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं खाना। इससे क्या होगा कि आपका गला खराब, कफ, बुखार। तो एक तो ये प्रिकॉशन है। सेकंड ये है कि आपने वार्म जितनी भी हमारे पास ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसे ब्लैक कॉफी है, चाय है, इसका दिन में 2 दफा इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ ही साथ आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, सेसमी सीड हो गया, या फिर बादामों का इस्तेमाल करें, या फिर ड्राई फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें अगर हम डाइट में ऐड कर रहे हैं तो फिर हमें जो है वो कफ, फ्लू, इन चीजों से बचे रहेंगे। और सबसे पावरफुल जो ड्रिंक है वो है आपका गोल्डन मिल्क। ये कैसे बनता है कि इसमें 1 कप आपने दूध ले लेना है, पिंच ऑफ हल्दी, इसको आपने अच्छे से पका लेना है, और इस दूध को आपने लाजमी पीना है। तो ये इन्फ्लेमेशन इफेक्ट भी देगा और आपको बीमारियों से भी दूर रखेगा। सही। अच्छा मिनाहिल, ये बात तो हो गई कि हम सर्दियों से बचाव किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। अब पिछले सवाल के जवाब में आपने बात की थी वेट लूज के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग वजन कम करते हैं लेकिन डाइटिंग के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता, क्या वजूहत है इसकी? अच्छा, देखिए, पहली वजह तो ये होती है कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। जैसे हमारे क्लाइंट्स में देखा जाता है कि अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है या फिर आपको PCOS है, तो उसका डाइट प्लान भी डिफरेंट होता है थोड़ा, और बॉडी रिक्वायरमेंट भी। अब दूसरी चीज इसमें ये आती है कि हम लोग बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। मतलब हम 800-700 कैलोरी ले रहे होते हैं, क्योंकि हमने यही सुना है कि जी चीनी छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो, तो कम बंदा खाएंगे पतला तो हो आपका जाता है। वजन कम हो जाएगा। हाँ,
ऐसे ही अब इससे ये होता है कि बॉडी जो है वो स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। ये एक ऐसा मोड है जिसमें बॉडी को लगता है शायद अगली दफा खाना ना मिले, तो जो भी कम मिकदार में हम चीज खा रहे हैं वो फैट बनती जा रही है बॉडी में जाके। तो अच्छा। आपने करना ये है कि आपने हमेशा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से स्टार्ट करना है, यानी कि आप फैट लॉस प्रोसेस में चले जाएंगे। जहां पे आप 700 कैलोरी ले रहे थे और अगर आपकी बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट 1700 है तो आप उस पर वापस आओगे और फिर आप दोबारा इस तरह से कम कैलोरीज करके जल्दी वजन कम कर सकते हैं। लेकिन मैं जल्दी वजन कम करने का मशवरा बिल्कुल आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि इससे जो है वो आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचता है, बाल गिरना, ये सारे मसले। और फिर एक जब इजी प्रोसेस है हमारे पास फैट लॉस का, तो फिर वेट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और आपको थोड़ा सा मिनाइल, क्योंकि सिस्टम है ना दिमाग का भी और बॉडी का भी, एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसके साथ भी खेलना होता है। लेट सपोज अगर आपकी 1700 इनटेक है और आपने एकदम उसको रिड्यूस कर दिया 700 पे, तो वो आपका वेट लॉस की बजाय वो तो कुछ अरसे तक तो वो आपकी जो फैट है उसको कंट्रोल कर लेगा, और जब आप वेट लॉस होगा तो वो बड़ा अनहेल्दी भी होगा। तो हमें उस सिस्टम के तहत भी तो चलना है ना। और दूसरी जो चीज मैं लोगों में देखती हूँ वो ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि जी 5 दिन में हमारा 7 kg उतर जाए, 6 kg वजन उतर जाए। अब जो सही तरीका है वो ये होता है कि 9 दिन में आपका 1 kg वजन जाना चाहिए, जो सही अच्छा। आपका फैट लॉस के मानी में आता है। और जो आप लूज करते हैं ना, 5 kg हमने कर लिया है जी 10 दिन में, 11 दिन में, उससे ये होता है कि आपका मसल जा रहा होता है, वो चर्बी नहीं होती। और मसल आपके ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो वेट स्केल की बजाय हमेशा अपने इंचेस को भी साथ में देखा करें। सही। अच्छा मिनाहिल, ये जो हम देखते हैं आजकल काफ़ी हाइप है इनकी, केटो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, फिर इसके साथ डिटॉक्स के हवाले से भी कहा जाता है, वो भी डाइट है, आप इनको सजेस्ट करती हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप ही है? अच्छा देखिए, अगर आपका कोई इवेंट है, शादी है, सर्जरी है, तो फिर आप 20 दिन के लिए इन डाइट्स को कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन लॉन्गर रन में आप इन डाइट्स को मत करें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। तो ये है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए 1 मील अ डे या हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग ये चीजें रखते हैं। और डिटॉक्स डाइट उन लोगों के लिए आती है जिनको इन्फ्लेमेशन का मसला होता है। तो ये हर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्टेट है और उनके लिए क्या बेहतर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता मील लेने का। तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है उसी के साथ उनको फास्टिंग प्लान दे देते हैं, यानी कि उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और फैट लॉस भी होगा, बस टाइमिंग्स फिक्स होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फास्टिंग का नाम सुनते सुनते ही साथ ये सोच लेते हैं दिमाग में कि 700 से ऊपर कैलोरी तो हमने लेनी ही नहीं है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। हाँ, बेशक आप फास्टिंग डाइट करो या डिटॉक्स कोई भी डाइट करते हो, तो मेंटेनेंस कैलोरी पे रहो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा थोड़ा सा बैक टू टॉपिक जाते हैं। हमने सर्दियों के हवाले से बात कर ली, खुश मेवाजात की बात कर ली, लेकिन मोस्ट असेंशियल पार्ट है, हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों की एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए होती है। सो बच्चों के हवाले से बताइएगा, इस वक्त जो माएँ हमें सुन रही हैं, वो किस तरह से सर्दियों में बच्चों की डाइट रखें, बच्चों की डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बच्चों की डाइट में आप दलिए का इस्तेमाल कर लें, खजूरों का इस्तेमाल कर लें, उनको मिल्क शेक्स दें, उसके अंदर खजूरें डाल दें। और अगर बच्चे नहीं पीते, उनको टेस्ट नहीं पसंद आता, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि चॉकलेट भी चली जाएगी, दूध का इस्तेमाल भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने, जैसे हम बाहर से सीरियल्स लेकर आते हैं, आप घर में खुद बना लें। फूल मखाना आपने लेना है, फॉक्सनट जो व्हाइट कलर के होते हैं, उनको आपने एक बाउल ऑफ मिल्क में डाल के उसके अंदर थोड़ी सी कोको पाउडर, थोड़ी सी कॉफी, इसको अगर आप मिक्स करके बच्चों को देंगे तो ये एक बड़ा चॉकलेटी सा सीरियल भी बन जाता है। और फॉक्सनट तो है ही हाई इन कैल्शियम। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हम रेकमेंड करते हैं जब बच्चों पे बात आती है। और दूसरी चीज ये है कि आप बादामों को ग्राइंड करके रख लें। अच्छा। रात को आपने जब 1 गिलास दूध देना है बच्चे को, तो उसमें 1 टेबल स्पून अगर आप इस तरह से पाउडर मिक्स करते हैं तो वो बड़ा क्रंची इफेक्ट आता है। तो इस तरह की डाइट रखेंगे तो बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके साथ ही साथ आप उनको जूसेस दें, आप मार्केट वाले जूस ना दें, आप घर में बनाएं। आपने बीट रूट का इस्तेमाल करना है, एप्पल का इस्तेमाल करना है। तो उससे अगर आप जूस देते हैं उनको, तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनको मजा भी आएगा, उनके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे। हम क्या करते हैं, बचपन से हमने बच्चों को वेजिटेबल्स ना दिखाई हैं, हम कहते हैं जी बच्चे तो खाते ही नहीं है। नहीं आप खाते। एक्सपेरिमेंट्स करें। हाँ जी, बेशक बीट रूट की रोटी उनको दे दें। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो टेस्ट बड्स डेवलप करते हैं और उनकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बच्चों को सूप बना के देना चाहिए सब्जियों का, ताकि वो उनके अंदर टेस्ट थोड़ा सा जो है ना
ज़बान का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है बाहर की चीज़ें खा खा के। अच्छा मुझे ये बताएं मनाहिल के जैसे कोई भी ऑफिस पर्सनस हैं लाइक हम हैं या फिर कोई बिजी मॉम्स है हमारी, घर में सारा दिन वो काम करती हैं, उनके लिए क्या रियलिस्टिक प्लान है आपके पास डाइट स्पेशली हवाले से कि वो किस तरह की डाइट ले सकती हैं? 1 डे रूटीन बताएं। अच्छा चले मैं डाइट प्लान बता देती हूँ। इसमें इसमें डाइट प्लान में आपने करना ये है कि प्रोटीन और अपनी जो कैलोरी है वो आपने खुद एडजस्ट करनी है। यानी इस डाइट प्लान से आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो 6 kg तक कर सकते हैं आप 1 महीने में। अच्छा। आपने क्या करना है, रात को आपने जीरे का पानी रख देना है, टीस्पून जीरा 1 गिलास पानी में। सुबह उठ के बस आपने वो पानी पीना है। उसके बाद आपने अपना दिन शुरू करना है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बाजरा या जौ की रोटी ले सकते हैं या बेसन का चीला ले सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्राउन ब्रेड ले लें। ठीक साथ है। में 1 अंडे का इस्तेमाल करना है, उसमें आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। साथ में 1 कप चाय का, चाय के अंदर आपने चीनी नहीं डालनी। अच्छा। अब जहां तक बात आएगी आपके लंच की, तो उसमें आपने दोबारा सैलेड का इस्तेमाल कर लेना है। 1 कप यानी कि 250 ग्राम तक बनेगा। साथ में आप दाल या सूप अपनी कैलोरीज के मुताबिक ले लें। और जब भी आपने दाल या सूप का इस्तेमाल करना है तो साथ में आपने चावल या रोटी नहीं लेने, कार्ब का कोई सोर्स नहीं लेना। अच्छा। इसके साथ आप दही का इस्तेमाल कर लें, और दही आपने फ्रिज में नहीं रखनी। जब आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने 1 घंटा पहले ही अपनी दही को बाहर रख देना है। 1 कप दही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका स्नैक टाइम है उसमें आपने ABC जूस का इस्तेमाल करना है, या तो आंवला बीटरूट कैरेट का इस्तेमाल या फिर एप्पल बीटरूट कैरेट का। ये एक फ्रेश जूस है जो आपने लेना है। अच्छा। इसके साथ हमारे अगर आप 2 चिकन कबाब ले लेते हैं या प्रोटीन का सोर्स रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप जो है वो इसके साथ एक फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। रात को आपने दोबारा से रोटी का इस्तेमाल करना है। बेसन चीला हो गया या जौ बाजरा की रोटी हो गई, आधी रोटी, या फिर चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8-9 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सालन जो घर में बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करें। अगर प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे मछली का सालन हो गया, दालें हो गई, या फिर कोई भी चिकन का सालन हो गया, बीफ मटन। तो इन चीजों को ऐड करके आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा डाइट प्लान है। इसके अंदर आप हर्बल टी जो है वो सिनेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप पानी, उसके अंदर पिंच ऑफ सिनेमन स्टिक, इसको अच्छे से आपने उबाल लेना है। और अगर आपका टेस्ट नहीं डेवलप तो थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे मनाइल ये भी बताइएगा कि सर्दियों में बहुत सारी बीमारियां भी आपको लपेट लेती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी होती है नज़ला ज़ुकाम की, और ये हर घर में यही कहानी होती है। सो हमें उस हिसाब से क्या क्या इनटेक लेनी चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करे और इन बीमारियों से भी हम लड़ सकें? देखिए, पहली चीज है कि हल्दी का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है। बेशक दूध में करें, बेशक आप अपने खानों में इस्तेमाल करें। दूसरा चीज ये है कि आपने दलिये का इस्तेमाल करना है, खजूरों का इस्तेमाल करना है। पंजीरी अगर ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज 1 टेबल स्पून या टीस्पून पंजीरी, और साथ में या फिर तिल का लड्डू, इन दोनों चीजों में से एक चीज। और इसके साथ ये है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, हर चीज को खाना है। क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। अगर आपकी बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कर लें। और जो लोग सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो तिल का इस्तेमाल करें गुड़ के साथ, या फिर वो पंजीरी और तिल के लड्डू ही इस्तेमाल कर लें तो उनको बहुत एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह के फूड आइटम्स हैं। अगर आपको बीमारी हो गई है तो फिर आपने शहद का इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी में शहद को उबाल लें और उसका कावा आप पी लें, या फिर आप हर्बल टीज में से कुछ भी ले सकते हैं। और जब बीमारी आती है तो उस टाइम पीरियड में आपने वार्मिंग फूड्स का इस्तेमाल करना होता है जो आपको वार्म रखें। जैसे डेट्स हो गए, सूप्स हो गई, दालें हो गई, गर्म दूध हो गया। तो हर चीज को वार्म करके भी इस्तेमाल करें और ठंडा मत लें। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। सही। अच्छा मिनाल, मुझे आखिर में 30 सेकंड में ये बताइएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद डोंट ईट, तो ये ऐसा ही है? इज इट राइट? अच्छा देखिए, 8 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खा के फौरन सो जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि रात को जो आपको नींद मिलनी होती है उसकी जगह पूरी रात बॉडी डाइजेशन करती रहती है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब होता है। सही। मेरा मानना यह है कि सिर्फ आपकी कैलोरीज पे डिपेंडेंट होता है
ये डिपेंड नहीं करता कि आप 8 बजे खा रहे हो या 9 बजे खा रहे हो। अगर आप सोने से 2 घंटे पहले अपना ईटिंग साइकिल कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो लोग भी हैं जिन्होंने जॉब्स पे जाना है या वो ऑनलाइन देर तक काम करते हैं, उनके वो लोग 8 बजे खाना खत्म करके सो नहीं सकते। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये अपनी कैलोरीज में रहेंगे। अगर आप पूरे दिन की, अगर आपकी 1200 की साइकिल है, विंडो है, आप 1200 कैलोरीज ले रहे हो, तो आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। बस ये है कि सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना बंद कर देना। सही। ठीक हो गया मनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, मनाइल हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें इनटेक के हवाले से बात करी थी कि सर्दियों में हमें क्या कुछ लेना चाहिए और किस तरह से अपने वजन को इम्यून बरकरार सिस्टम को रखें। बेहतर कर सकते हैं, वजन को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पे वक्त को चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू इन फोकस। सब लोग हमसे ये पूछेंगे कि इन फोकस क्या है। बिल्कुल ऐसी है। और ख़वातीन वज़ात, इन फोकस ये है कि आज से हम आइंदा आने वाले दिनों में इन फोकस के नाम से कुछ सेगमेंट करेंगे और कुछ चीज़ें हमारी इन फोकस होंगी। इसका मतलब ये होगा कि लेट सपोज आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। समाज क्या कहता है, मुआशरा क्या कहता है, फिर मज़हब क्या कहता है, मज़हब के बाद इसको हमने ठीक किस तरह से करना है, और ठीक जब ये हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ माशरे पे। और ये तमाम तर चीज़ें हम आज से सुबह की सोच में आपको एक या फिर 2 सेगमेंट्स में नजर आएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इन और सोसाइटी बहुत से लोग इन चीज़ों पर बात करना मुनासिब नहीं समझते, जिनमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं। एक अच्छी चीज़ भी होती है, पॉजिटिविटी को तो सब लेकर चलते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड भी एक चीज़ होती है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। तो हमने सोचा कि हम इस पर आगाही दें जिससे हमारी भी रहनुमाई हो सके और हमारे देखने वालों की भी हो सके। और आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो बहुत ही हसास है, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मौजू हर गुजरते साल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। क्योंकि गुड टच और बैड टच, यानी आप ये समझें कि बुनियादी आगाही मुहिमात के बावजूद अदाद शुमार अगर देखे जाएँ तो खौफज़दा हकीकत सामने आती है। सिर्फ 2025 की पहली शशमाही में ही करीब 2000 बच्चों पर तशद्दुद, ज़्यादती और इस्तेहसाल के केसेस रिपोर्ट हुए। यानी कि औसतन अगर बात की जाए तो रोज़ाना आप ये कह लें कि 10 से 12 मासूम बच्चे इस चीज़ का निशाना बनते हैं। उनको नहीं पता होता कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और ज़्यादातर मुतासिरीन की उम्र 11 से 15 साल के दरमियान थी। और हैरानकुन बात यह है कि निफ्स यानी कि आधे से ज़्यादा वाक़यात बच्चों के अपने घरों या जान पहचान वालों के हाथों ही पेश आते हैं। और ये अदादोशुमार इस बात का सबूत है कि हमारे माशरे में बच्चों को महफूज माहौल देने, उनके हवाले से गुड टच के हवाले से, बैड टच के हवाले से उनकी पहचान सिखाने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं, बिल्कुल ऐसे इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सुबुही हुसैन मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबुही, जिस तरह हम गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं और ये आगाही मुहिम चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम आपको आदाद शुमार भी बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पे हमारे मुआशरे में बच्चों के ऊपर इस तरह के जुल्म ज़्यादती होती है। और जैसा गज़ल ने इंट्रो में कहा कि वो अपने घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गुड टच एंड बैड टच, इसकी अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है हमें ये जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से एक बाग बनाने के लिए एक आपको ज़रूरत है तरबियत की, कि मैंने उसको किस वक्त पानी देना है, किस वक्त नशोनुमा करनी है, किस वक्त कटिंग करनी है, इसी तरह औलाद को दुनिया में लाने से पहले पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस की डिस्कशन हो और ये पता हो कि हमने किस फ्रेम के साथ उसको लेकर चलना है। पहली बात तो ये आ गई कि बहुत कम्युनिकेशन ज़रूरी है पेरेंट्स की आपस की। फिर उसके बाद बच्चे की तख्लीक, बच्चे की जो अफजाइश होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का हाथ नहीं होता, उसमें उसका माशरे का भी हाथ होता है, उसके सराउंडिंग्स की, उसकी जो फैमिली होती है उनका भी बहुत हाथ होता है। मैं समझती हूँ कि, और ये फिगर्स भी कहते हैं कि आप जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश से लेकर 9 माह तक आप उसको सिखाते हैं आइज़, नोज़, लिप्स एंड फेस, उसका बताते हैं, उसके साथ आप उसकी एसोसिएशन कराते हैं। फिर उसके बाद 9 मंथ से लेकर टिल 18 मंथ तक आपने उसको बॉडी पार्ट्स बताने होते हैं। आपने उसको जब डाइपर चेंज कर रहे हैं, उसको शावर दिला रहे हैं, ये पेरेंटिंग के काम है, जिसमें आपका बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बताएं कि ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये आपने वॉशरूम में चेंज होना है, या कमरा बंद करके चेंज होना है, या मामा इसको हाथ लगा। फिर 18 से लेकर
2-3 इयर्स तक आपके गुड टच की मालूमात जो होती है वो बच्चे को जाना इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चा अपनी बॉडी को ओनरशिप लेता है, क्योंकि अभी तो वो अपनी बॉडी से फेमिलियर ही नहीं होता, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि पैदाइश से लेकर 7 साल की उम्र तक उसकी अफजाइश में ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि ये उसकी अपनी ज़ाती बॉडी है, इसको कोई इसका इस्तेसाल नहीं कर सकता, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम माशरे में इन चीज़ों को इसके ऊपर बात करें और उसके ऊपर डिस्कशन लेकर चलें आगे। अच्छा सुबही, आपने ये तो बताया कि कौन कौन सी एज से क्या क्या चीज़ शुरू होनी चाहिए। मैं यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वाज़ेह तौर पर यह था कि हर 4 में से एक बच्चा इस इनअप्रोप्रिएट जो टच होते हैं उसका सामना करता है। और बाकायदा तौर पर जो अदाद-ओ-शुमार हैं पिछले अगर हम बात करें 3 सालों की, 2023 में 4000 से ज़ायद केसेस हैं इस हवाले से। फिर इस तरह 2024-25 टीचर्स का रोल और स्कूल का रोल कितना होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में, वो फैक्टर कब आता है? एक तो आपने बताया कि पेरेंट्स इस एज से बच्चों को बताना शुरू करें, फिर एक एज आती है स्कूल की भी। मैं समझती हूँ कि स्कूल्स डेफिनेटली अब तो बहुत ज़्यादा हमारा मीडिया भी एडवांस हो चुका है, स्कूलिंग भी बहुत डिफरेंट हो चुकी है। हमारे टाइम की वो स्कूलिंग नहीं रही है कि जहाँ टीचर वायलेंस भी करते थे, मार भी देते थे तो हम पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है, तो टीचर्स स्कूल में ज़ाहिर बात है इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स भी होती हैं, टीचर्स की भी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर ट्रेनिंग भी दिलाई जाती हैं कि आप बच्चे को हद से ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपने शाबाश देनी है तो सर पे हाथ रखें, पैडिंग करें। अगर बहुत आपको कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्क कर, कंधे पे पैडिंग करें। इसके अलावा आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें मैंने आपको कहा कि बच्चे की तख्लीक जो होती है ना, बच्चे की अफजाइश जो होती है, उसमें माशरे का प्रॉपर हाथ होता है। एक सेक्शन के साथ आप काम नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ पेरेंटिंग की कहेंगे तो उसने दुनिया को भी डील करना है। तो उस्ताद भी माँ बाप का रूप होते हैं, तो वो उतना ही रोल अपना पे करते हैं जितना पेरेंट्स पे करते हैं इसमें रोल। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन सबूई मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछले सवाल के जवाब में पेरेंट्स के रोल की बात की, दूसरे सवाल के जवाब में हमने टीचर्स के रोल की बात की। हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ कि पेरेंट्स और टीचर्स को अपने रोल के हवाले से पता है या नहीं पता? क्योंकि बहुत सारे मुझे आज भी माशरे में, मैं आपको ये बड़ा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि हमने बच्चों का गुड टच या बैड टच के हवाले से बताना। देखिए, इसके ऊपर ना बहुत सारी NGOs भी काम कर रही हैं, बहुत सारे डिफरेंट इदारे भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और जैसे अब मैं कहती हूँ मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल क्रिएट कर रहा है। इस वक्त जो आज आपका सेगमेंट है, नोबडी नोज के ये होगा सेगमेंट, इस पर बात करना, इतने खुले तरीके से बात करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स के साथ जो हमारी एक्सटर्नल फैमिलीज होती हैं, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने लग रहे हैं, जैसे फैमिली में आप नई जॉब अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर बात हो। कोई घर में नया मेहमान आता है, कोई रहता है आपके घर में, आके शिफ्ट होता है, उसके ऊपर भी आपकी डिस्कशन होती है। तो वाई नॉट कि बच्चे की परवरिश के मामले में आप लोगों की डिस्कशन हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो पब्लिक हरासर्स होते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं, जो आपको हाथ लगा कर छेड़ के चले जाते हैं या कोई बुली करके चले जाते हैं, वो भी तो घर के ही मेंबर होते हैं। वो भी किसी के चाचा होते हैं, वो भी किसी के मामा होते हैं, वो भी किसी के ताया होते हैं, नाना भी बनते हैं, दादा भी बनते हैं। तो आपका विजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। हरासर हमेशा आपकी नेग्लिजेंस का वेट करता है कि कहाँ आपकी आंख चुभती है, वहाँ पर वो अपना काम दिखाता है। उसका मकसद, वो खुद भी डरपोक होता है। मैं ये समझती हूँ कि वो खुद भी बहुत डरपोक होता है। ये समझना माँ बाप के लिए, मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से एक औलाद को लेकर आते हैं, औलाद खुद से नहीं आती है। तो जब वो अपनी मर्जी से लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी पैदाइश से पहले डिस्कशन करना, हमने इसकी तरबियत कैसे करनी है, हमने अपने रोल कैसे डिवाइड करने हैं। खाली माँ का काम नहीं है परवरिश करना, खाली बाप का काम नहीं है, ये दोनों का मिलजुल के मामला है। और फिर उसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे पप्पो हो गई, चाचे हो गए, दादियाँ होगी, नाना हो गए, ये इन सब का रोल है एक क्रिएट। उनको पता होना चाहिए कि फैमिली ने एक सेट अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि बच्चे को आप किसी और को नहीं देंगे। बच्चे की लिमिटेशंस, आपने वही मैंने कहा कि पैदाइश से लेकर 7 साल तक आपने उसकी लिमिटेशन डेवलप करनी है, उसको सेंस ऑफ ऑनरशिप देना है, उसको आपने ये बताना है कि ये तुम्हारी बॉडी है, इसको तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाए, पहले सॉफ्ट टच के बारे में बताएं कि अच्छा टच क्या है, किससे आप महसूस करते हैं, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हाथ पे प्यार करना, सर पे प्यार करना, कंधे पे हाथ रखना, ये एक सेफ टच है जिससे बच्चे को खुद, देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना 6 सेंस रखी हुई है, तो बच्चे को खुद ही पता चल जाता है कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं, ये मुझे मिसयूज नहीं कर रही, या उसको हैरेसमेंट फील नहीं होती है, स्केयर नहीं फील होता।
फिर उसको बैड टच के बारे में बताएं और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें घर में बाकायदा, गेम्स के साथ, पजल्स के साथ, खेलते खेलते बेड टाइम पे, स्टोरी टाइम पे आप उसको बताएं, डिफरेंट स्टोरीज बनाएं उसके साथ कि किस तरीके से एक आप क्रिएट कर सकते हैं एक जो कहते हैं ना फर्जी वो कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हरासमेंट होती है या कौन आपको कहाँ टच करे तो ये गलत है और आपने उसको टच नहीं करना। बल्कि मुझे याद है मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो आई यूज्ड टू पर्पसली मैं उनको कभी ऐसे टच करती थी कि उनको मैं देखना चाहती थी कि वो हाथ पीछे करते हैं कि नहीं करते, पता चलता है तो वो बच्चा करता है। जब आप उसको ट्रेन करते हैं बच्चे को तो बच्चा उसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस तरीके से आपने ट्रेन किया होता है उसको। अच्छा सबूही, एक चीज मुझे बताएं, हमने अक्सर देखा है और मैंने खुद भी देखा है, बच्चा कोई दुकान पर चीज लेने गया है, दुकान वाले ने टच कर दिया, बच्चा गाड़ी में बैठा है, गाड़ी वाले ने कहीं इस तरह से टच कर दिया, बच्चे को नहीं पता चलता। इसी तरह और भी बहुत से वाकयात है, बच्चा या बच्ची चल रहा है तो कहीं पे टच हो गया गलत, उसको नहीं पता चलता। अगर ये कॉन्फिडेंस बच्चे में किस तरह से बिल्ड करना चाहिए कि वो बिल्कुल ओपनली बात कर सके अपने पेरेंट्स को, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पेरेंट्स का? अगर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ जाकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसमें मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा 95% ब्रेन है ना वो हमारा ऑटोमेशन पे चल रहा है, उसने ऑटो रिएक्ट करना है। जो 5% ब्रेन है उसको कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन, जिसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। वो खुद से कुछ भी नहीं करता, उसके ऊपर यानी कि उसके लिए आपको ड्रिल करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग सेशंस देने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको बात करने की ज़रूरत है। वो कॉन्शियस आपका डेवलप होगा तो बच्चा बात कर सकेगा। अब कॉन्शियस कैसे डेवलप होता है? अगर किसी बच्चे ने आपसे कोई बात की, लेट सपोज उससे कोई ग्लास टूट गया है, उसने आपको आकर बताया कि मुझसे ग्लास टूट गया है, अगर आपने उसको थप्पड़ मार दी है तो वो कॉन्शियस डेवलप नहीं होगा। अगर वो उसको माँ आगे से ये कहेगी या बाप उसको कहेगा कोई बात नहीं, हम उसको देखते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो ट्रस्ट डेवलप होगा। तो कॉन्शियस को डेवलप करने के लिए पहले ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को ये बताएं कि आप किसी भी किस्म की बात करें वो सुनी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। सुबह मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये मसला भी है कि वो ये अपने बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट कि हम अपने बच्चों को बताएं कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच, और ये हमारी सोसाइटी में 50% प्रिवेल कर रहा है जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन पेरेंट्स का क्या करना है? अच्छा, उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली ये एक अलमिया है, इट्स नॉट इन पाकिस्तान ओनली। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में हर जगह हरासा मौजूद है। अमेरिका देख लें, आप कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है जहाँ पर हरासत ना मौजूद हो। इंडिया देख लें, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर इसकी शरह ज़्यादा है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो हमें एक बेनिफिट है वो है कुरान का, वो है दीन का। दीन ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी, किसी चीज़ को ओन करते हैं, उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी देनी है आपने। तो मैं ये समझती हूँ माँ बाप को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बजाय बच्चा आपका, आजकल का 3 साल का बच्चा मीडिया पे आ गया, कैसे मीडिया में आ गया, माँ बाप अपना टाइम बचाने के लिए या अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अब वो आईपैड में उसके पास डिफरेंट किस्म के कार्टून्स में डिफरेंट ममालिक के कार्टून्स हैं, डिफरेंट ममालिक की उसके पास ज़ुबानें भी हैं, नॉलेज भी है, हर चीज़ उसके पास ग्लोबली हाथ में आ गई है। तो बजाय आपका बच्चा किसी और से सीखे और किसी और एंगल में सीखे, बजाय मीडिया से कुछ ऐसा गलत सीखे, ठीक है ना, तो उससे बेहतर है कि आप खुद उसको समझाएं। क्योंकि बड़े नुकसान से बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को बिल्ड करें। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, बच्चा आपका बाग है, उसकी ट्रिमिंग करना, उसकी कटिंग करना, उसको अफजाइश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, तो ये आपने ही करना है। अच्छा सबूही, हम चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसके ऊपर हमें बहुत से रिएक्शंस मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं। आपको लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी इस चीज़ के लिए रेडी है कि अगर इस चीज़ को स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करा जाए, अगर स्पेशली स्कूल से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि पेरेंट्स इस हवाले से भी नेगेटिविटी शो करेंगे कि ये हमारे बच्चों को किस तरह की तालीम और तरबियत दी जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब माशरा थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब लोगों में सेंस आ गया है। और जब कोई चीज़ आपकी वोकल हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लग जाती है, तो लोग अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करने की कोशिश करते हैं। अब जब जैसे ज़ैनब अलर्ट था, जब ज़ैनब अलर्ट आया था तो वालिदैन को ये समझ आई थी, बहुत सारे मैंने गरीब घरानों में भी देखे हैं, लोग तबकों में देखे, यानी कि आपका जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है उनको भी मैंने देखा है कि वो इस एहतियात पे आ गए थे कि अब हमने अपना बच्चा
घर में बंद करके नहीं जाना, सड़क पे छोड़ के नहीं जाना, हमने या तो जिधर जा रहे हैं हम उनके घर लेकर जाएं, वहां पर हमारे साथ बच्चा हो। लोग गफलत कर जाते हैं इस चीज में। देखिए मैंने पहले ही कहा कि हरासर को सिर्फ आपकी एक नेग्लिजेंस की जरूरत है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। ही इज वेटिंग। आप वो इस लूप चीज होल का वेट कर रहा होता है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप बुरके में, आप विदाउट बुरके हैं, आपने कपड़े कैसे पहने, आप मेल हैं फीमेल हैं, छोटी एज है बड़ी एज है, इससे कोई हरासर को फर्क नहीं पड़ता। ये एक मेंटल वो कहते हैं ना बीमारी है जो उसने पूरी करनी है अपनी। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने प्रोटेक्शन कैसे करनी है। आप अपने पर्स की प्रोटेक्शन करती हैं, आपको पता होता है आपके पर्स में 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं या 5,000 का नोट है, आप कितनी प्रोटेक्शन उसकी करती हैं। आपके पास गोल्ड होता है, आप उसको लॉकर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि वो आपकी कीमती चीज होती है। तो सबसे कीमती चीज तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, तो औलाद के ऊपर अगर आप नेग्लिजेंस दिखाएंगे तो फिर उसका पे बैक तो आपको करना पड़ेगा। फिर तो वो आपको जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी मुसीबत से बेहतर है कि छोटी आप चीजें पहले तकलीफ ले लें। आप जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हैं छोटी उम्र में बच्चे को मार्केट, आप खुद जाएं, 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट साथ जाएं, जाकर दही ले आए, रोटी ले आए। मैं ये उन मुतफस्सिक तबकों की बात कर रही हूँ कि जो वो बच्चों को आज़ाद घूमता हुआ देखते हैं। लेकिन अब सोसाइटी में इतना चेंज आया है कि मैं वही ये जो सेमिनार्स होते हैं, जो टॉक शोज हो रहे हैं, जो इन पे बात कर रहे हैं, उससे सोसाइटीज के अंदर भी चेंज आया। अब बाकायदा एरियाज देखते हैं कि अगर किसी का बच्चा छोटा बच्चा फिर रहा होता है तो लोग इतने विजिलेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई ये बच्चा क्यों बाहर फिर रहा है, इसको घर तक छोड़ के आओ। तो कुछ ऐसे भी हजरात हैं जो बाकायदा मदद भी करते हैं इन मामलों में। सो ये फर्क पड़ता है मजीद बात करने से। एंड पे बात कर ली ना, ये बड़ी कमाल की बात है कि सोसाइटी का भी इसमें अमल दखल है। अब सोसाइटी के साथ साथ एक फैक्टर है कानून। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स की बात की जाए या फिर फास्ट ट्रैक केसेस की बात की जाए, क्या ये चीज़ें भी आपके इस मसले को हल कर सकती हैं? बिल्कुल हल कर सकती हैं। वही बात है कि जितना द मोर यू टॉक अबाउट इट उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। अब वो किसी भी सेंस में हो, अगर छोटे पैमाने पे है, आप अपने घर में बात करते हैं, अपने एरिया में बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, वो आपके लिए चार्ज लेते हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, साथ खड़े होते हैं उस चीज मामले को। इसी तरीके से जब तक कोई केस उसको रजिस्टर नहीं होगा तब तक कोई भी आपको मदद नहीं कर सकेगा, कोई भी आपको आपका इश्यू सॉल्व नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि कानून एक्टिव नहीं है। अब आपकी जो गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत रिलीफ दिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इस चीज़ से उस तरीके से तो ताल्लुक नहीं है कानून में, ऐसे से बात नहीं कर सकूंगी। खत्म हो जाता है, मैं ना गजल को बोलने दूंगा ना आपको, क्योंकि 15 सेकंड में मैंने ब्रेक क्लोज करना है। खवातीन वज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।